वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स एंड लिसनर्स। हमने पिछले वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हमने सेक्शन 14 तक कर लिया था। नाउ आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ टुडे। ये मैं अभी अब पावर ऑफ कंट्रोलर बता रही हूँ। सो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अब हम लोग पावर ऑफ कंट्रोलर करने वाले हैं इन रिलेशन टू द एप्लीकेशन। क्या वो कर सकते हैं और क्या उनके हाथ में है करने के लिए, क्या आपको रिक्वायर्ड है करना। तो पहला है पावर ऑफ कंट्रोलर टू रिफ्यूज और रिक्वायर अमेंडेड एप्लीकेशन एक्सेट्रा इन सर्टेन केसेस। मान लीजिए कि जब हमने एप्लीकेशन दिया तो कंट्रोलर ने ये पाया कि जिस तरह का एप्लीकेशन चाहिए, जैसे जिस फॉर्मेट में चाहिए, हमने उसको नहीं दिया है, तो वो कंट्रोलर उसको रिफ्यूज भी कर सकता है या वो कह सकता है कि आप इसमें अमेंडमेंट करके फिर वापस से रीअप्लाई कीजिए। नॉट एग्जैक्टली रीअप्लाई, मतलब अमेंडमेंट करके उसको फिर से डालिए। तो ये पावर है कंट्रोलर के पास। 16 जो है इट्स रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन। अब कई बार इन्वेंटर्स को इन्वेंशन करते करते ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने एक साथ शायद 2 इन्वेंशन बना लिया हो, ठीक है, तो वो मे बी एक ही एप्लीकेशन डाल दिए दोनों इन्वेंशन के लिए। जब कंट्रोलर ने ये देखा कि ये एप्लीकेशन में 2 इन्वेंशन हैं, तो वो जब ग्रांट नहीं हुआ हो पेटेंट, उसके पहले वो कह सकता है कि आप इसके लिए 2 एप्लीकेशन बनाइए, क्योंकि ये 2 अलग अलग इन्वेंशन हैं। और वो ये चीज़ इंश्योर करेगा कि जो दोनों एप्लीकेशन हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट एप्लीकेशन हो, यानी कि दोनों का अपना अपना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो, दोनों के अपने अपने क्लेम्स हो। इसके अलावा जो कंट्रोलर है वो ये भी इंश्योर करेगा कि दोनों का जो क्लेम्स है एक दूसरे में एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप ना कर रहे हों, यानी वो इंडिविजुअल क्लेम्स हैं अलग अलग इन्वेंशंस के लिए। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 16। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाया है, तो अगर आप पॉज करके देखेंगे तो जैसे बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, उसके बाद नहीं कर सकता है कंट्रोलर ये काम। तो अगर ये मोर देन 1 इन्वेंशन है तो वो कह सकता है कि आप इसके लिए अलग से एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डालिए, एक अलग से एप्लीकेशन पूरी तरह से डालिए। डेट उसका क्या मानेंगे, जो पहले के लिए है वो डेट वो मान सकते हैं, या फिर कंट्रोलर कह सकता है कि इस अलग एप्लीकेशन के लिए अलग डेट हम मान लें। उसके बाद वो कहेगा कि दोनों में से कोई में भी एक दूसरे का क्लेम्स इंक्लूडेड ना हो। फिर उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि डेट ऑन विच द फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड वही माना जाएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। सेक्शन 17 है पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिस्पेक्टिंग डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब जैसे आपने ये सेक्शन 9 जो है वो पढ़ा है, यहाँ पे मैंने छोटे में लिख दिया व्हाट इज इट रिलेटेड टू, ताकि आपको पीछे बार बार जाकर देखने की जरूरत ना पड़े। इट्स रिलेटेड टू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड प्रोविजनल एप्लीकेशन। वो कैसे फाइलिंग है, तो उसमें आपको याद होगा कि अगर किसी ने प्रोविजनल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया है तो वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसको ही प्रोविजनल मान लीजिए और मैं 1 ईयर के बाद कंप्लीट डालूंगा। या फिर प्रोविजनल जब उन्होंने डाला और बीच में देखे कि कोई प्रायर आर्ट नहीं है, तो जब उन्होंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाला तो उन्होंने कहा कि इस डेट को मान लीजिए कि पहला डेट हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस वक्त कोई प्रायर आर्ट था नहीं और अब मेरा ये एप्लीकेशन है 20 साल में ये खत्म हो जाना है, इसका ये पब्लिक डोमेन में आ जाना है, तो मैं कम से कम 1 साल इस पर गेन कर लूँ, तो ऐसा वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कैवेट है कि इसको 6 मंथ से ज़्यादा कंट्रोलर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इसका पार्ट कहता है व्हेन एन एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन, देखिए यहाँ पे जो ये फुट नोटिंग के लिए नंबर दिया रहता है, आप अगर नीचे देखेंगे तो एग्जैक्टली लिखा रहता है कि कब ये इसमें इंसर्ट किया गया था, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वेर एन एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन स्पेशली ड्राइंग्स इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए ये इंक्लूडिंग ड्राइंग्स है, यानी कि स्पेसिफिकेशन प्लस ड्राइंग्स या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि जैसे अभी हमने 15 पढ़ा कि अमेंडमेंट करने के लिए अगर उन्होंने कहा है तो दूसरा बना दिया एप्लीकेशन, तो उसमें जो रिक्वायर्ड है वो आपने डॉक्यूमेंट डाले हैं, तो डीम टू हैव बीन मेड ऑन डेट ऑन विच द रिक्वायरमेंट इज कंप्लाइड विद और वेयर द एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स इज रिटर्न टू द एप्लीकेंट।
तो फिर वो वापस से जब रीफाइल कर रहे हैं, जनरली ये जो इंटरनेशनल एप्लीकेशंस होते हैं ना उसमें ऐसे करते हैं, बट जब रिटर्न हुआ तो जब आप वापस रीफाइलिंग कर रहे हैं उस डेट को मान लिया जाएगा। ठीक है। पावर्स ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन, आपने अभी ऊपर के सेक्शन 13 में एंटिसिपेशन के बारे में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है सेक्शन 13 को। तो वो एंटिसिपेशन क्या है कि कहीं और ये पब्लिश्ड है क्या, या फिर कहीं और आपने शोकेस किया है, या फिर आपने किसी और ने अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में डाला हुआ है क्या, या किसी और का इन्वेंशन है क्या जिसको आप यहाँ पर कर रहे हैं। अगर उस सूरत में जब उसने पढ़ा और समझा कंट्रोलर ने, तो उसको ऐसा लगा कि एंटिसिपेशन है इस केस में, तो वो क्या कर सकता है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं ये एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होता है, या फिर वो एप्लीकेंट को ये कह सकता है कि तुम ये दिखाओ कि जो तुमने डेट को फाइल किया था उस डेट के बाद ये प्रायर आर्ट है, यानी एंटिसिपेशन जो इस चीज को लेकर है वो तुम्हारे डेट ऑफ क्लेम के बाद आया है। ठीक है, पहला सूरत ये है, उस समय वो रिजेक्ट नहीं करेगा। दूसरी सूरत ये है, देखिए यहाँ पे ये शब्द है और, है ना, तो दूसरी सूरत ये है कि वो जो मान लीजिए कि इनका इन्वेंशन कुछ ऐसा था जिसमें कि 2-3 चीजें हो सकती थी उससे। सपोज करो जूसर मिक्सर ग्राइंडर था और जो प्रायर आर्ट था वो सिर्फ ग्राइंडर के रिलेटेड था, तो ये अमेंड किए और इसमें उन्होंने सिर्फ जूसर और मिक्सर डाला। तो फिर क्या हो गया, उन्होंने अमेंड किया और ये रिक्वायर्ड है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंट्रोलर होना जरूरी है। या फिर नहीं, ये यहाँ पर इनका दो सिचुएशन में उन्होंने कह दिया कि अगर एंटिसिपेशन हुआ तो रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये दोनों सूरत हमने कर दिया तो फिर वो रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात कहता है ये कि अगर मान लीजिए किसी और का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यानी 13 का 1 का बी अगर अप्लाई हो गया, तो वो कहता है कि अगर किसी और के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में सिमिलर इन्वेंशन दिख रहा है या फिर सिमिलर क्लेम्स दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको यानी एप्लीकेंट को ये करना होगा कि उन्होंने बाय वे ऑफ नोटिस उनको ये इंसर्ट करना होगा, ताकि ये पब्लिक जब पढ़े तो ये जाने कि ये इन्वेंशन इसमें ऑलरेडी किसी और का है और यहाँ से मैंने आगे बढ़ाया। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल में 360 डिग्रीज अब आप कैप्चर कर सकते हैं, किसी ने 180 डिग्रीज का कर दिया हुआ है, उसी को आप बेस बनाकर 360 किए हैं, उसने ऑलरेडी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया है, मे बी उसका रजिस्टर हुआ है, तो यहाँ आपको इस बात को पोर्ट्रे करना पड़ेगा, नोटिस की तरह पब्लिक को बताना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि नहीं भाई आपका प्रायोरिटी डेट उसके प्रायोरिटी डेट से पहले है, या फिर आप अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को ऐसा अमेंड कर देते हैं कि अब उसमें जो पहले जिसका इन्वेंशन था वो इसमें नहीं आ रहा हो, तो फिर आप उसको वो अलाउ कर देगा कंट्रोलर। If it appears to the controller that as a result of an investigation under section 13 उसने ये पाया कि उसके डेट के पहले का है, इनके डेट से बाद आया है, वो जो एप्लीकेंट का डेट है उससे बाद आया है, तो फिर वो उसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को मान लेंगे और प्रायोरिटी डेट इनको दे देंगे। सेक्शन 19 पावर्स ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, अगर उनको ऐसा लगे, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कैमरा का, मोबाइल का कैमरा, अगर कंट्रोलर को ऐसा लगता है कि ये जब अपना इन्वेंशन रजिस्टर करा के यूज करेंगे तो यहाँ पर वो उनके इन्वेंशन को इन्फ्रिंज करेंगे, यानी कि उनका इन्वेंशन यूज किए बिना ये अपना इन्वेंशन नहीं दिखा सकते। जैसे कि मान लीजिए ये मिक्सी है और मिक्सी जो है वो जूसर और मिक्सर का काम करता है, और आपने इन्वेंट किया कि ये जो मिक्सी है ये जो है वो ग्राइंडर का भी काम करता है। तो अब आपने तो सिर्फ ग्राइंडर का काम किया, लेकिन आप काम कर रहे हैं किस पर, आप उसके मशीन पर ही काम करके ग्राइंडर बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जब आप अपना इन्वेंशन कर रहे हैं तो आपने दूसरे का इन्वेंशन यूज किया है, तो यहाँ पर आपका वो इन्फ्रिंजमेंट है। तो यहाँ पर वो कह सकते हैं कंट्रोलर सेम थिंग कि वो हम इसको हटा देंगे, या फिर या तो आप अमेंड कर दीजिए या फिर आप उसमें लिखिए कि ये उनके इन्वेंशन पे आपने और सुपरसीड किया है। अगर इंसर्ट हो गया है तो इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो किस सूरत में आप नहीं कर सकते हैं। पहला, या तो आप ये जान गए हैं कि वो अब पेटेंट रिवोक हो चुका है या फिर वो अब फोर्स में नहीं है, यानी 20 इयर्स बीत चुका है,
या फिर उसका स्पेसिफिकेशन जो है उसमें उन्होंने चेंजेस कर दिए थे, या फिर उन्होंने जो रेलेवेंट क्लेम था आपके एप्लीकेंट के साथ वो उन्होंने डिलीट कर दिया, या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पता चल चुका है कि वो या तो इनवैलिड है या फिर वो इन्फ्रिंज नहीं होगा, तो उस सूरत में कंट्रोलर आपको कुछ और नहीं कहेंगे। पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स, इसमें मैं एक केस बताऊंगी आपको, केस के फैक्ट्स बता रही हूँ मैं, अभी डिटेल्स में आपको नाम नहीं दे रही हूँ। उसमें एक कपल थे जिन्होंने अभी शादी नहीं की थी, बट वो उन्होंने इन्वेंशन करना शुरू किया। वो लैब में कर रहे थे, करते करते उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो इन्वेंशन जो है वो बनने लगा। बनते बनते में इनके बीच में डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स हो गया, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, और जो हस्बैंड था, एक्स हस्बैंड, उसने इसको पेटेंट के लिए फाइल कर दिया और अपनी एक्स वाइफ का नाम उसने उसमें एप्लीकेंट की तरह या फिर इन्वेंटर की तरह नहीं डाला। तो जब बाद में ये पब्लिश हुआ और वाइफ को ये पता चला कि उन्होंने यही इन्वेंशन किया है, तो शी क्लेम्ड इन द कोर्ट सेइंग दैट वो उनका भी इन्वेंशन है, और शी वॉज एबल टू प्रोड्यूस द जर्नल जिसमें वो बता पाई कि ये देखिए मैंने इन्वेंशंस को एक एक करके कैसे जर्नलाइज किया है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये भी इनके ये में थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इसमें इनके साथ ही जॉइंट एप्लीकेंट बनेगी। तो मान लीजिए कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया, तो यहाँ पर कंट्रोलर जो है सब्स्टिट्यूट करेगा नाम के साथ में, ठीक है, ऐड करेगा। या फिर कभी कभी जैसे मैंने बताया इन्वेंटर और एप्लीकेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इन्वेंटर ने जो है, इन्वेंटर तो जो हो, एप्लीकेंट ने कहा 3 एप्लीकेंटों में भी 2 एप्लीकेंट हो, उन्होंने कहा कि एक और एप्लीकेंट का नाम डाल दीजिए या फिर इस नाम को दूसरे नाम से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एप्लीकेंट के नाम में। तो यहाँ पे कंट्रोलर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जो जॉइंट एप्लीकेंट है उनमें से एक कहेगा तो नहीं, दोनों को कहना पड़ेगा कि बाय वे ऑफ मे बी असाइनमेंट और अग्रीमेंट हम ये मानते हैं कि तीसरे का नाम भी डाल दिया जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं आया कि असाइनमेंट और अग्रीमेंट में नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं होगा। और असाइनमेंट और अग्रीमेंट जो है उसमें स्पेसिफिकली एप्लीकेशन का नंबर या फिर जो एक्नॉलेजमेंट जो है, वो पर्सन जिसने इनको कहा कि ठीक है मेरे नाम की जगह इनका सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो उनका तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट, एक प्रॉपर आपको अग्रीमेंट दिखना चाहिए, या फिर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो उन सब सूरत में जो है कंट्रोलर नाम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इन केस एप्लीकेंट जो है उसने फाइल किया है पेटेंट और इस बीच में उसका देहांत हो जाता है, तो यहाँ पर कंट्रोलर जो है सर्वाइवर या सर्वाइवर्स का नाम सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जो पेटेंट क्लेमेंट है उसके, जो एप्लीकेंट है उसके नाम की जगह, अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज है वो ये बात को कह दे कि हाँ इनका नाम डाल दिया जाए, ठीक है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, तो यहाँ पर जब भी एप्लीकेंट्स के बीच में कुछ इशू आए, जैसे मान लीजिए वन ऑफ द एप्लीकेंट्स वांट द प्रोसेस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अदर एप्लीकेंट्स वांट, या फिर एक एप्लीकेंट का नाम डाला जा रहा है, दूसरे 2 मान गए, तीसरा हो सकता है नहीं मान रहा, तो यहाँ पर कंट्रोलर जो है दोनों पार्टी को हियर करके डिसाइड कर सकता है कि हम लोग इसको किस प्रोसेस को माने, या इस चीज को डालें या नहीं डालें। टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, जैसे मैंने कहा कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स डालने हैं उनको प्रॉपर टाइम पीरियड में, विद इन सच टाइम पीरियड एज बीन प्रिस्क्राइब्ड हो गया, तो मतलब कि रूल्स में दिया हुआ है उनको डालना पड़ेगा। अगर वो नहीं डालेंगे तो इसको अबैंडन मान लिया जाएगा। कुछ कुछ आप देखेंगे IPR की वेबसाइट पे कोई कोई एप्लीकेशंस, तो आपका स्टेटस आपको दिखेगा अबैंडन, दैट मीन्स कि जो उनसे मांगा गया था डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उसको टाइम पर अप्लाई नहीं किया। कई बार जो इंटरनेशनल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे PCT एप्लीकेशंस होते हैं, उसको वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसमें चेंजेस करके या एडिशन करके जो भी करना है वो करके आप भेजिए। अगर उन्होंने उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में नहीं किया तो फिर उसको अबैंडन माना जाता है और उनको रीफाइलिंग करनी पड़ती है और उनको बताना पड़ता है रीजन कि क्यों वो इसको अबैंडन करे थे। इफ द समथिंग इज पेंडिंग इन द कोर्ट, जैसे कि जॉइंट एप्लीकेंट के नाम, तो अगर कोर्ट ने कुछ एक्सटेंड किया है टाइम, तो ये टाइम इनको मानना पड़ेगा। पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए भी कोर्ट अगर डिसाइड करता है कोई टाइम पीरियड, तो वो कंट्रोलर को देना पड़ता है और वो कंट्रोलर जो है उसको एक्सटेंड कर देता है। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग चैप्टर 4. नाउ वी आर गोइंग इन चैप्टर 5 इन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।